Hello everyone. Today we are going to continue the topic solving the system of linear equations by row reduced echelon form. In the last lecture, remember that we did one example that how we can solve the system of linear equation by row reduced echelon form. So continuing the same thing, now I am taking here second example just so that you can so that things can be more clear to you. I am taking a second example here to see how we can solve the system of linear equations using row reduced echelon form. अब बच्चे बात यही है कि आपके पास जो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आया था, ठीक है। तो मैं डिफरेंट केसेस जो भी पॉसिबल है उन सभी को लेके यहाँ पे आपके सामने जो है रो रिड्यूस echelon फॉर्म से सॉल्व करूँगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है और मैं इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चन ये है कि आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसे रो रिड्यूस echelon फॉर्म से सॉल्व करना है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जो बच्चों को जिनको लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें अगर समझ नहीं आई हो तो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी उठाई, ए जो ये वाली मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके कोएफिशिएंट्स, तो उसके कोएफिशिएंट्स आपके आए 1 - 1 3, ये हमने बार लगा दी, 2 1 - 1 3 - 1 2 एंड देन 1 2 2, ये बी मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स बी, ठीक है, कांस्टेंट्स वाले, ये आपके पास आ गया। तो अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनी, इसको हमने रो रिड्यूस echelon फॉर्म में चेंज करना है और फिर देखना है कि मेरे पास सिस्टम का सोल्यूशन क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। अब वही है कि मैं यहाँ पे अब आपके पास ऑपरेशंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूँगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूँगा। हाँ, इन ब्रीफ थोड़ा डिस्कस करूँगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी है यहाँ पे, ठीक है। यूनिटी नहीं होती तो पहले रो ऑपरेशन लगा के मुझे यूनिटी बनाना पड़ता, तो यूनिटी है, ठीक है। तो अब इसका कोई इशू नहीं। अब बात ये है कि ये जो दूसरे एलिमेंट हैं इस ये जो आपका पाइवट एलिमेंट है या फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, वो जिस कॉलम में लाई कर रहा है वो आपकी पाइवट कॉलम, तो मुझे अब इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो बनाने हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे पहले रो 2 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली जो मेरा रो ऑपरेशन बनेगा R2 माइनस मल्टीप्लायर क्या, जिसको ज़ीरो बनाना है दैट इज़ 2 अपॉन द पाइवट एलिमेंट दैट इज़ 1 एंड हियर इट इज़ फिक्स्ड रो पाइवट रो जो आपकी जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने रिजल्ट लेना, उसको तो आप एज सच भी लिख सकते हैं कि भाई इसने तो चेंज नहीं होना क्योंकि रो 2 रो 3 के ऑपरेशन लगना, तो इसको आप एज सच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर, ये फिक्स्ड रो और पाइवट रो, तो ये रो 2 पे ऑपरेशन लग गया। तो अब जरा देखते हैं, 2 को चेंज किया, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज़ 2 माइनस 2 इज़ 0, ठीक है। इसी तरह 1 पे लगाया, 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, देन इस पे लगाया -1 इंटू -6 दैट इज़ -7, इस पे लगाया 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब बच्चे मैं ज़्यादा अलग से नहीं लिख रहा हूँ सीधे, क्योंकि आप जब को आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है। आप तो सीधे उनको कैलकुलेट करते हो। ओके, सो अब R2 होगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब R3 पे आ रहा हूँ, R3 का ये एलिमेंट मतलब मुझे ज़ीरो बनाना है, तो रो ऑपरेशन है R3 माइनस मल्टीप्लायर क्या है, जिसे ज़ीरो बनाना है अपॉन द पाइवट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम दैट इज़ 1 एंड फिक्स्ड रो पाइवट रो R1। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई यहाँ 3/1 नहीं आ रहा है, 2/1 नहीं आ रहा है, मतलब हमेशा एलिमेंट वो 2 आ रहा है जिसको ज़ीरो करना है, एलिमेंट तो वही आता है, तो वो क्यों नहीं हम सीधा लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। मतलब ये कि आप कहोगे भाई कि मैं 2/1 क्यों कर रहा हूँ, सीधे वो एलिमेंट क्यों ना लिख लूँ, 3/1 क्यों कर रहा हूँ, सीधे वो एलिमेंट क्यों ना लिख लूँ, ठीक है। तो बच्चे इसको मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा जब हम रो echelon फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम रिड्यूस्ड रो echelon फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसलिए
नो डाउट इसमें आपका एलिमेंट वही आता है जिसको हमने ज़ीरो बनाना होता है। कारण ये क्योंकि हमने पाइवट एलिमेंट यूनिटी बना लिया होता है, सिर्फ ये कारण है कि पाइवट एलिमेंट यूनिटी बना लिया होता है, तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो जो एलिमेंट होगा वो इट सेल्फ रह जाएगा। ओके, तो R3 पे ऐसे ही आपने ऑपरेशन लगाया दिस इज योर 3 माइनस 3 दैट इज 0, माइनस 1 प्लस 3 दैट इज योर 2, 2 minus 6 that is, sorry, this is 2 minus 9, 2 minus 9, this is your minus 7, yes, and 2 minus 3 that is minus 1. ओके, तो ये मेरे ऑपरेशंस लगा के ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी है, ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी है, इसमें एक काम तो हो गया भाई, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट रो का यूनिटी और बाकी ज़ीरो बन गए। अब मैंने प्रोसीड करना है रो दूसरी पे। ठीक है, रो दूसरी का पहला नॉन जीरो एंट्री 3, तो काम रह गया कि ये जिस कॉलम में लाई कर रही है, ये सेकंड कॉलम में लाई कर रही है, तो इनके एलिमेंट्स को मुझे ज़ीरो बनाना है। एक इसको ज़ीरो बनाना है और एक इसको ज़ीरो बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तो ठीक है, रो 1 को टारगेट आपने चाहे अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे अगर पहले से रो जो फिक्स्ड है दैट इज़ रो 2 जो चेंज नहीं होनी, जिसमें पाइवट एलिमेंट है आपका, उसे आपने ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं। ओके, तो रो 1 पे जो ऑपरेशन है रो 1 माइनस मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या, जिसको ज़ीरो बनाना है, जिसको, सॉरी बिफोर दैट, यस आई मिस वन थिंग, ये बच्चे 3 है तो पहले मुझे इसको यूनिटी बनाना, सॉरी फॉर दैट। ये अगर रो एशेलन फॉर्म होती तो ज़रूर चल जाता, पर सिंस मैं रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे पहले चेंज करूँगा आपके पास यूनिटी में, सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ 1 माइनस 7/3, 0 2 माइनस 7 माइनस 1। ठीक है बच्चे, अगर आपको लगता है कि जी मैं ये स्टेप भूल गया, मुझे बाद में करना चाहिए, इट्स ओके। ठीक है, इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हाथ से मैनुअली कर लो, ये चीज़ अभी नहीं की बाद में कर लो। ठीक है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, ये नहीं कोई चेक करेगा कि आपने इसको पहले यूनिटी क्यों नहीं बनाया, बाद में क्यों बनाया, इट डजेंट मैटर। पर सिंस जैसे अब जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं ना कंप्यूटर में, तो वो एक डिफाइंड होता है कि पहले ये स्टेप होगा फिर ये स्टेप होगा। तो यूजली आप जब फिर अगले रो के एलिमेंट को टारगेट करते हो, पाइवट एलिमेंट को, तो एल्गोरिथम के हिसाब से वो पहले यूनिटी बनना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म का। तो आई एम फॉलोइंग दैट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मिस कर गया, तो इसलिए आप अगर ये मिस कर जाते हो इट इज़ नॉट एन इशू, बाद में बना लो, कोई नहीं कह रहा कि पहले ही बनाना है। ठीक है, पर मैं वो उस एल्गोरिथम के हिसाब से चल रहा हूँ कि जैसे ये आया कि इसको पहले यूनिटी बनाओ, तो फर्स्ट आई विल नॉट मेक देम ज़ीरो, पहले ज़ीरो नहीं बनाऊंगा, पहले इसको यूनिटी बनाऊंगा। तो ये मेरे पास जो है बन गया आपके पास दिस वन, यूनिटी बन गया मेरे पास। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ इस पर। लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स हेयर, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक रहेगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं। सो दिस इज़ 1 0 1 माइनस 7/3 0 0 2 माइनस 7 माइनस 1। ओके, ठीक है भाई, ये आपका यूनिटी बन गया। अब मुझे वापस वही इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो मैं वापस रो ऑपरेशंस पे आ रहा हूँ। रो 1 चेंजेस टू R1 माइनस मल्टीप्लायर, जिसको ज़ीरो बनाना है -1, पाइवट एलिमेंट 1, सो दिस इज -1 R2 फिक्स्ड रो है, पाइवट रो है, तो ऑपरेशन बना R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, सिंपली वो दिख भी रहा है आपको 1 + 1। ठीक है, पर मैं ऑपरेशन से चल रहा हूँ, रूल से चल रहा हूँ। तो ये मेरी सेकंड रो एज सच मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, पहली रो 1 + 0 इज़ 1, -1 + 1 -1 + 1 0, 3 minus 7/3 9, and it is 2/3, and then 1 + 0 is 1। ओके, तो ये मेरा जो ऑपरेशन है रो 1 पे लग गया। अब मैं ज़रा रो 3 का भी देख लूँ, क्योंकि इसका ये एलिमेंट भी ज़ीरो करना है। तो रो 3 के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस मल्टीप्लायर, जिसको ज़ीरो बनाना अपॉन पाइवट, दैट इज़ 2, एंड R2 इज़ योर फिक्स्ड रो पाइवट रो। ये ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो लगाते हैं R3, 0 माइनस 0 इज़ 0, 2 माइनस 2 2 माइनस 2
इज योर, मैं बच्चे यहाँ देख रहा हूँ फिर उसी हिसाब से, ठीक है। दिस इज yes -7 plus 14/3, -7 plus 14/3, and this becomes -7 plus 14/3, this is -7/3, and then this is your -1 as such, ठीक है बच्चे। ये -7 plus 14/3, -21 plus 14/3, yes it is -7/3, okay done। तो अब बच्चे आपके पास आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स में सेकंड रो यूनिटी बन गई, बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे यहाँ तक आके ना रुक जाते हैं कि जी हमारी रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बन गई। होता क्या है कि उनको ये दिखता है कि ये 1 है, ये 0 होगी, थर्ड रो को बच्चे देखना भूल जाते हैं कि भाई थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो मुझे इसको भी ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना है। ये बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की, ठीक है, कि लास्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट खासकर ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर है तो ऊपर वाले उस कॉलम के एलिमेंट्स आपको ये वाला ज़ीरो बनाना पड़ेगा, ये वाला ज़ीरो बनाना। बच्चे मोस्टली क्या यहीं छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है, और गड़बड़ है वो। ऐसे ऐसा नहीं कि आंसर गलत आया, आंसर तो बच्चे आपको आना ही है, ठीक है, आंसर तो आएगा। अगर यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ तक नहीं पहुँचे, इवन यहाँ पहुँच गए, आप सिस्टम को फिर वापस उसमें लिख के सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच के अगेन R3 का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये है, ठीक है, इस बार नहीं भूलूंगा भाई मैं। R3 को पहले मुझे चेंज करना यूनिटी में, तो आई राइट इट -3/7 R3, मैंने इसे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनी, 1 0 2/3 1 0 1 -7/3 0 0 0 1 and I multiply it by 3/7, yes। तो ये मेरे पास जो है मैट्रिक्स अभी आपकी बन रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स आई एम गेटिंग आफ्टर चेंजिंग दिस टू यूनिटी, थर्ड रो का पहली नॉन ज़ीरो एंट्री को यूनिटी में चेंज करके, ओके बच्चे। अब मैं दूसरी शीट पे जा रहा हूँ, आपके पास मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है इस फॉर्म में, मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है 1 0 2/3 1 0 1 -7/3 0 0 0 1 3/7, ओके। तो अब मुझे इसको ज़ीरो बनाना है और इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। फिक्स्ड रो पाइवट रो कौन सी है, R3, ठीक है। तो अगर इसको आप अवॉइड कन्फ्यूज़न करना चाहते हैं तो इसको पहले यहाँ लिख लो, ठीक है। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ रो 1 को, ठीक है। तो रो 1 R1 माइनस मल्टीप्लाई, जिसको ज़ीरो करना, डिवाइड बाय पाइवट एलिमेंट, दिस इज़ योर पाइवट एलिमेंट, 2/3 इंटू जो फिक्स्ड रो है, पाइवट रो है, दैट इज़ R3, ठीक है। तो देखते हैं R1 माइनस R3, दैट इज़ 1 - 0 इज़ 0, सॉरी 1 - 0 इज़ 1, सॉरी 0 - 0 0, 2 - 3 -2 - 3 times 1, that is again 0, fine, and then 1 minus 2/3 R3 into 3/7, so you get 5/7, you get this is your 5/7, yes, you get 5/7, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास रो 1 हो गई, रो 2 पे आते हैं, ठीक है। रो 2 चेंजेस टू मल्टीप्लायर, जिसे ज़ीरो बनाना है, अपॉन पाइवट एलिमेंट, दैट इज़ +7/3 R3, +7/3 R3 करते हैं इसे। ये ज़ीरो है, 0 - 0 0 + 0 is 0, then you have 1 + 0 is 1 itself, -7/3 + 7/3 0, राइट। हाँ, अब लास्ट जो है दैट इज 0 0 + 0 + 7/3 R3 is 3/7, that is 1, so you get here equals to 1,
तो बच्चे आप देख सकते हैं अब आपकी रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म एक्चुअल में चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ तक बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, इसके आगे प्रोसीड करना है, लास्ट रो के कॉलम भी ज़ीरो बनानी होती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं पहली रो का पहली नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी, बाकी कॉलम के ज़ीरो, सेकंड रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री, बाकी कॉलम के ज़ीरो, थर्ड रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी, बाकी कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो रोज़ इसमें है नहीं। और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि हर रो का पहली नॉन ज़ीरो एंट्री ऊपर वाली रो के राइट में लाई कर रही है। हर रो की नॉन ज़ीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऊपर वाली रो के राइट में लाई कर रही है। सो यू आर डन। सो इट इज़ रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म, ठीक है। तो अब रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म एक काम हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा काम ये कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए आप देखते हो कि रैंक मैट्रिक्स ए का कितना है, ठीक है। तो जब रैंक मैट्रिक्स का देखना है तो ये चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ इतनी मैट्रिक्स देखनी है। कितनी नॉन ज़ीरो रोज, 3 नॉन ज़ीरो रोज, 1 2 3, तो दिस इज़ 3, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि भाई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मुझे अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का भी रैंक देखना है। तो अब पूरी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रो देखना है, रैंक देखना है कि पूरी इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन ज़ीरो रोज है। और बच्चे बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि जितनी एटलीस्ट आपके पास मैट्रिक्स सेम होंगी तो उतनी तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी में होनी ही होनी है। तो इसमें मिनिमम 3 है, तो यहाँ भी 3 होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नॉन ज़ीरो रोज। सो सिंस rank A is equals to rank of augmented matrix AB, so system has solution or it is consistent, or it is consistent। तो बच्चे आपके पास सिस्टम ऑफ सोल्यूशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इसका सोल्यूशन है और ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है तो भाई दो बातें होंगी, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट। तो उसके लिए आप देखते हो कि n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है। और फिर आप देखते हो कि रैंक ए की वैल्यू कितनी है, तो रैंक ए की वैल्यू भी आपकी 3 है। तो अगर आपकी रैंक की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू n आ रही है, देन आप कहते हो सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन, कि भाई सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर ये r लेस देन n होगा फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, ठीक है, फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। तो अब यूनिक सोल्यूशन हमें अपने थ्योरी से पता लग गया कि भाई यह यूनिक सोल्यूशन है। अब होगा क्या, तो होगा क्या कि आप अब इसको वापस रो रिड्यूस फॉर्म से इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखो। तो x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 5 7, इतना नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, पर लेट मी राइट इट एज लाइक दिस वन। ये एक्चुअल में बन रही है 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 3/7। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3/7। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ से ये चीज़ बनी, ये आप डायरेक्टली यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। So this is the solution of your given row reduced echelon form which has a unique solution। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन करा, ठीक है, आपके पास पता लग गया कि आपको यूनिक सोल्यूशन आता है, क्या केस बनता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, क्या केस बनता है। अब मैं आगे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको फिर से ज़रा सा नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो रो एशेलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म, कुछ भी कह लीजिए, ये फिर से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, आपके पास क्या चीज़ थी, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको इन डिटेल ब्रीफ थोड़ा सा लूँगा बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ अब थोड़ी आपको आइडिया लगना ज़रूरी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो बच्चे अगर आपको याद हो, हमने जो ये मैंने एक फॉर्म पहले भी आपके सामने रखा था, ठीक है, जिसमें हमने रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो हमने ये कहा था उस टाइम कि भाई आपके पास जब ये प्रॉपर्टी तीसरी और चौथी सेटिस्फाई होती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 रोज़
बिलो होनी चाहिए नॉन ज़ीरो रोज़ की, अगर कोई ज़ीरो रो है तो, ठीक है। और चौथी बात जो पॉइंट था वो ये कि हर रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री किसी भी रो की हमेशा लाई करती है राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द रो अबव इट, कि ऊपर वाली रो के विद रिस्पेक्ट टू उस रो की एंट्री हमेशा राइट में होगी। तो ये दो पॉइंट्स अगर जिस भी मैट्रिक्स में फुलफिल हो रहे हो तो उसे हम रो एशेलॉन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। रो रिड्यूस में क्या होता है, ये दो एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट यूनिटी हमें बनाना पड़ता है हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। और दूसरी बात ये कि अगर उस कॉलम में जिसमें वो लाई कर रहा है तो उस कॉलम के बाकी एलिमेंट क्या लाई कर रहे हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। किसी कॉलम में अगर लाई कर रही है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री किसी रो की, तो हमें उस कॉलम के बाकी एलिमेंट सारे ज़ीरो बनाना पड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि रो एशेलॉन फॉर्म किस फॉर्म में बनती है। रो रिड्यूस का तो पता लग गया, ठीक है, लेकिन रो एशेलॉन फॉर्म किस फॉर्म में बनती है ये मैंने आइडिया देना क्योंकि वो अगले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में बच्चे, उस क्वेश्चन में मैं इसी को थोड़ा प्रोसीड कर रहा हूँ। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया, सॉरी जो भी क्वेश्चन किया, इसमें यहाँ से शुरू किया था हमने, वी स्टार्टेड विथ 1 -1 3 1 2 1 -1 2 3 -1 2 2, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ली थी और इससे ये शुरू किया था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, रो 2 और रो 3 पे ऑपरेशन लगा के इन एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया था, ठीक है। अब बच्चे यहाँ तो एलिमेंट यूनिटी है, ठीक है। अब मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पे रो एशेलॉन फॉर्म जो है आपकी, रो एशेलॉन फॉर्म, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पे आपका डिफरेंस आता है, ओके। तो ये तो यूनिटी था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो कि आपका यूनिटी नहीं होता तो हम इसको एज सच रखते, क्योंकि रो एशेलॉन फॉर्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मुझे जब अगर रो एशेलॉन फॉर्म बनानी है, तो बच्चे मुझे आपके पास यहाँ पे हर नॉन ज़ीरो एंट्री जिस रो की पहली बनती है, हर रो की पहली नॉन ज़ीरो एंट्री जो भी बनती है उसके नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो बनाना पड़ते हैं, ठीक है। नीचे के एलिमेंट ज़ीरो बनाना पड़ते हैं, उस पूरी कॉलम के नहीं, ऊपर नीचे के नहीं, पूरी कॉलम के नहीं, उस एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो बनाना पड़ते हैं। दैट इज़ कि मैंने यहाँ पे जैसे पीछे किया था, रो ऑपरेशन लगाए थे R2 - R1, R3 चेंजेस टू 3 टाइम R1, तो ये मुझे यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लगा के मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब ये क्यों लगाना पड़ते हैं अभी देखते हैं कि ये हमें क्यों लगाना पड़ते हैं। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ऐसी कुछ बनी थी, ठीक है। रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म जब हम कर रहे थे तब भी ऐसा कुछ बना था, और जब रो एशेलॉन फॉर्म करेंगे बच्चे ये चीज़ करना पड़ेगी, मतलब पाइवेट एलिमेंट जो भी है या फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कह लो, जिस भी रो में है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री उसके नीचे के एलिमेंट, ठीक है, मुझे ज़ीरो बनाना पड़ेंगे। ऐसा क्यों बच्चे, ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो जो इसकी प्रॉपर्टी है रो एशेलॉन फॉर्म की सिर्फ दो प्रॉपर्टी हैं, क्या, कि ज़ीरो रोज़ नॉन ज़ीरो से नीचे आनी चाहिए, वो यहाँ है नहीं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है किसी रो की, वो ऊपर वाली रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री के राइट में होनी चाहिए। तो बच्चे अगर मैं इसको और इसको ज़ीरो नहीं बनाऊंगा तो अगली रो की नॉन ज़ीरो एंट्री ज़ीरो कैसे आएगी, राइट में कैसी आएगी, सॉरी, अगली रो की नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री राइट में इसके कैसी आएगी, वो तो फिर यहीं रही ना, अगर मैंने ज़ीरो ही नहीं किया इनको। तो इसलिए मुझे पाइवट के नीचे के एलिमेंट को ज़ीरो बनाना पड़ता है, ठीक है, सो दैट कि अगली रो की जो भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आए वो ऊपर वाली रो के राइट में लाई करे, क्योंकि ये रो एशेलॉन फॉर्म की दो ही तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये सेकंड रो का पहला नॉन ज़ीरो एंट्री पाइवेट एलिमेंट जिसे है, अब यहाँ पे मुझे इसको यूनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ यूनिटी नहीं बनाना, ये जो है ऐसा सच रहने दो इसे, ठीक है। तो अब मुझे दूसरी बात, ये हमने पीछे क्या किया था, इसको ज़ीरो बनाया था, इसको ज़ीरो बनाया था, ठीक है, इसको भी ज़ीरो बनाया था। लेकिन अब रो एशेलॉन फॉर्म में ये होता है कि सिर्फ आपके पास जो आपका बीच का पाइवेट एलिमेंट, सॉरी नॉट बीच का, पाइवेट एलिमेंट जो है उसके नीचे के ज़ीरो बनाने होते हैं, इसको ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का एलिमेंट है ये, नीचे का नहीं है पाइवट की। तो पाइवट के जो नीचे का एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री की जो नीचे का एलिमेंट है उसको ज़ीरो बनाना है,
ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ R3 पे ऑपरेशन लगाना है, तो R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस, अब देखो यहाँ पता लगेगा कि आपका एलिमेंट, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसको 0 बनाना 2 और पाइवट एलिमेंट 3, 2/3 R2, दिस इज, अब ये डिफरेंस आया ना, मल्टीप्लायर चेंज हो गया। वहाँ तो हर बार वही आ रहा था कि जो एलिमेंट आपका जिसको हमने 0 बनाना वही आ रहा था। कारण क्या था कि पाइवट एलिमेंट हमने यूनिटी बना लिया था वहाँ पे, तो इसलिए एलिमेंट जिसे 0 बनाना होता है वही आ जाता है मल्टीप्लायर। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2/3 रो एशलोन फॉर्म में, क्यों? क्योंकि हम पाइवट एलिमेंट को यूनिटी नहीं बनाते। तो अब R3 आपके पास ये चीज़ लगाई, तो आपकी पहली रो तो चेंज हम नहीं कर रहे क्योंकि पाइवट के ऊपर है। सेकंड रो आपकी फिक्स्ड है, एज सच रहेगी। थर्ड रो में चेंज हुआ, तो ये रो ऑपरेशन लगा के आपके पास बनता है 0 0 माइनस 7/3 -1। अब बच्चे वही देखो, दोबारा ध्यान दो जरा, इस पाइवट एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट हमने 0 बनाया, तो उससे क्या हुआ कि इस थर्ड रो का जो पहली नॉन जीरो एंट्री आई वो ऊपर वाली रो के राइट में लाई कर गई, एंड दैट इज व्हाट रो एशलोन फॉर्म की प्रॉपर्टी है मेन। ठीक है, 0 रोज नीचे लाई करेंगी वो तो चलो है ही है, वो तो चलो जहाँ आ गई, लेकिन जहाँ अक्सर बात करें प्रॉपर्टी की तो ये मेन है कि भाई आपकी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऊपर वाली रो के राइट में होनी चाहिए। तो इसलिए हमें पाइवट के नीचे के एलिमेंट्स 0 बनाना पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इस केस में ये अपर ट्रायंगुलर टाइप मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप बन रही है। ठीक है, ट्रायंगल के ऊपर ऊपर नीचे जीरोस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर रो एशलोन फॉर्म इज, ये आपकी रो एशलोन फॉर्म होती है। ठीक है, अब वो ये कि यहाँ मुझे यूनिटी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुझे यूनिटी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है एज सच, आई डोंट नीड टू मेक इट यूनिटी फॉर रो एशलोन फॉर्म। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें रो रिड्यूस की, तो रो रिड्यूस आपके पास फॉर्म बनी थी, दैट वाज योर 1 0 0 5/7 0 1 0 1 0 0 1 3/7। ठीक है, तो ये आपकी रो रिड्यूस्ड एशलोन फॉर्म बनी थी। मैं दोनों सामने लिख रहा हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए। तो ये रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म बनी थी। अब अच्छे ध्यान दो जरा, यहाँ पे रैंक देखो, चाहे रो एशलोन फॉर्म निकालो चाहे रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म बनाओ, रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैंक जो है वो सेम रहेगा, ए का भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए का भी, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात क्लियर समझ लो कि रैंक से पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी फॉर्म निकाल लो। तो आप देख सकते हैं चाहे मैं इससे निकालूँ, ये रैंक दोनों के केस में आपका वही आ रहा है जो हमने पहले निकाला था। तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता रैंक पे, ना सिस्टम के सोल्यूशन पे फ़र्क पड़ता है, चाहे आप रो एशलोन फॉर्म से निकालो रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म से निकालो। यहाँ बस ये होता है कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, x 5/7 y 1 z इज इक्वल टू 3/7। यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन मिल गया, सामने दिखता है x y z, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रो एशलोन फॉर्म में आपको सिस्टम को फिर से लिखना पड़ता है, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 0, एंड देन माइनस 7/3z इज इक्वल टू -1। तो आगे रो एशलोन फॉर्म का ये होता है कि भाई आपको आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वापस लाके उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, हम इसे बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बच्चे आपके काम मतलब बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या कि बैक वाला सबसे लास्ट वाला वेरिएबल सबसे पहले निकाला, फिर उसको दूसरों में सब्स्टिट्यूट करके आपने दूसरे वेरिएबल निकाले, पर पीछे से शुरू किया, बैक से शुरू किया, z से शुरू किया, लास्ट वेरिएबल से शुरू किया। तो 3y माइनस 7 3/7 z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी, और फिर यहाँ से x माइनस 1 प्लस 3z इज इक्वल टू 1। So this gives you 5/7। यस, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कि रो एशलोन फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन के वापस फिर आपको बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ता है, दोबारा से करना पड़ता है। हम हाथ से नहीं करते बच्चे, ये तो सारा कंप्यूटर बेस्ड है, तो स्टिल ये चीज़ आपके अगर हाथ से कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगी। रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में सीधे आंसर x y z सीधे मिल जाते हैं, तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। ठीक है,
ये रो एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ पाइवट के नीचे के एलिमेंट्स ज़ीरो बनाने हैं, नथिंग एल्स। यूनिटी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पाइवट एलिमेंट है उनको यूनिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़ीरो रोज़ तो नो डाउट अगर हों तो वो नॉन ज़ीरो के नीचे आएंगी, ओके। अब अच्छे ये रो एशेलॉन फॉर्म का माइंड में ध्यान में रखना। इसी के बेस पे मतलब थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके। So question is, forward values of lambda and mu does the following system of linear equation x1 plus 2x2 plus x3 is equals to 6, x1 plus 4x2 plus 3x3 is equals to 10, x1 plus 4x2 plus lambda x3 is equals to mu as unique solution, no solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, छोटी सी मिस्टेक होती है और बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ओके। सो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा ये पड़ा है और म्यू की ये वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपको रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, ना ही ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली लिखा जाता है, ठीक है। सो आपके पास स्टार्ट करते हैं, वही स्ट्रेटजी आपके पास कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा 1/4 लैम्डा म्यू। अब बच्चे यहाँ पे लैम्डा और म्यू निकालने हैं, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म नहीं लिखे तो इट डजेंट मीन कि आप कोई और प्राइमरी रूल लगा लो, ठीक है। तो रूल आपके पास तो वो लगना वही है, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, पर उसको किस हद तक लगाना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो वो हम देखते हैं अभी, ठीक है, वो हम देखते हैं। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो वही है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी दी हुई है। अगर ये यूनिटी है आपके पास, यूनिटी ना भी होती बच्चे तो सिंस उसने रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म नहीं दिया तो आप इसको एज सच लेके चल सकते हैं। मान लो यहाँ 3 होता तो 3 इसको लेके चल सकते हैं। ही इज़ नॉट सेइंग यू टू चेंज इट स्ट्रिक्टली टू रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो रो एशेलॉन फॉर्म भी आपकी चल जाती है, अगर ये एक की जगह 2 होता तो 2 का 2 रहने देते आप, ठीक है। अब इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, तो रो ऑपरेशंस आपके मैं सीधे लिख रहा हूँ बच्चे। आई होप कि आपको अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइज वगैरह का तो मैं सीधे लिख रहा हूँ दिस वन। सो ये करके मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी दैट बिकम्स 1 - 1 0, 4 - 2 2, 3 - 2 10, 10 - 6 that is 4, and then 0, 4 - 2 lambda -1 and mu -6. Yes, so this is the thing I have got after applying first row 2 row operations। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है। और ये रो एशेलॉन में भी मुझे करना पड़ता, रो एशेलॉन फॉर्म होती तब भी ये मुझे ज़रूरी था, पाइवट के नीचे के एलिमेंट 0 बनाना, रो एशेलॉन में भी इतना तो करना पड़ेगा। अब सेकंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी, ठीक है, सेकंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यूनिटी 2 है। तो ये मुझे, अब बच्चे बात वही है कि अगर इस केस में ऐसे क्वेश्चन में आप इसको यूनिटी ना भी बनाना चाहें, इट इज़ अप टू यू, डजेंट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर। तो मैं इसको एटलीस्ट सिंस मैं आपको हमेशा से रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से क्वेश्चन कराता रहा हूँ, तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन में आप स्किप कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं चेंज करनी R2 को यूनिटी, इसके फर्स्ट एलिमेंट के यूनिट में, यू कैन स्किप बिकॉज नो वेयर इट इज़ रिटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ यूनिटी में,
दिस इज 2 0 2 लैम्डा माइनस 1 म्यू माइनस 6। यस, तो ये मेरे पास जो है ये वैल्यू बन गई। अब सिंस बात कर रहा हूँ रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म की, फिर कह रहा हूँ बच्चे अब रो एशेलन फॉर्म में मैं अब लिखूंगा उसका भी क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर मुझे रो एशेलन फॉर्म बनानी होती तो ये ऑपरेशन नहीं लगता। ठीक है, रो रिड्यूस अब बना रहा हूँ क्योंकि, तो मैं यहाँ पे इस 2 को 0 बनाऊंगा, इस 2 को 0 बनाऊंगा। ठीक है, मैं फुल लेंथ क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चे, आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। आप रो एशेलन फॉर्म में जाना चाहते हो, गो अप टू देयर, नो रिस्ट्रिक्शंस, किसी ने नहीं कहा यहाँ पे कि आपको रो एशेलन फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं अब रो 1 के एलिमेंट को 0 बनाना है, दैट इज़ R1 माइनस 2R2, इसको 0 बनाना है। R3 का एलिमेंट ये 0 बनाना है, R3 माइनस 2 टाइम्स R2। ठीक है, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी, ये बीच वाली तो मेरे ऐसी रहेगी, पाइवट रो है मेरी, ये चेंज हो जाएगी 1 R1 माइनस R2, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 2, R3 माइनस 2 R2 0 0 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 6 माइनस 4 10। yes, so this is the फॉर्म अप टू वेयर आई हैव रीच्ड रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म के हिसाब से जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मैं जा रहा हूँ। इसके आगे मैं इसको यूनिटी नहीं करूँगा, इनको ज़ीरो नहीं बनाऊँगा। कारण क्या बच्चे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें मुझे निकालनी है ये सारी की सारी जो है ये आपके रैंक के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ तक भी निकाल लूँ, यहाँ तक भी निकाल लूँ, मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, और इवन मान लो कि मैं ये सब नहीं करता, ये सब नहीं करता, मैं सीधे यहाँ से रो एशेलन फॉर्म में ही जाता, रो एशेलन फॉर्म में जाता, तो मेरी क्या होना था, इसके आगे मुझे ऑपरेशन क्या लगाना पड़ता, मुझे इसको यूनिटी बनाना नहीं, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना था। ठीक है, तो मैं रो ऑपरेशन क्या लगाता, R3। ठीक है, मैं रो ऑपरेशन लगाता R3 जो है ये चेंजेस टू R3 माइनस जिसको 0 बनाना है अपॉन पाइवट एलिमेंट, दैट इज 1, 2 अपॉन 2 इज 1 एंड R2 फिक्स्ड रो, फिक्स्ड कॉलम जो फिक्स्ड रो जो आपकी पाइवट रो है। तो मेरे पास ये क्या बनता, मेरे पास ये बनता, दिस इज, ये तो आपके पास फिक्स्ड है, और ये बनती 0 माइनस 0 2 माइनस 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। बच्चे ये आपकी रो एशेलन फॉर्म, और ये आपकी अभी इनकम्प्लीट रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म जहाँ तक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा बच्चे। कारण क्या है, जो मुझे पूछा गया है उसमें मुझे इसके आगे मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ तक पहुँच के भी रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ उसका। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से मैं रो एशेलन पे आ गया होता तब भी मेरा काम बन जाना था। ठीक है, क्योंकि रैंक सोल्यूशन मैटर नहीं करते, वेरी नहीं करते, चाहे मैं रो एशेलन फॉर्म में निकालूँ आंसर, चाहे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में। और यहाँ तो मैंने रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म भी नहीं बनाई है एग्जैक्टली, इसको यूनिटी करो, इनको 0 बनाओ, तो वो अब आगे की बातें हैं, वो ना हमें ज़रूरत ही नहीं है, उससे पहले तक ही मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बच्चे चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, रो एशेलन फॉर्म से आपको लगता है मुझे करना है कर लो, रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म से करना है कर लो। ठीक है, सो अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, कि मुझे अब ये फॉर्म आने पे, चाहे रो एशेलन फॉर्म आ गई चाहे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म अप टू सम लेवल जो भी आपने निकाली, से कैसे पता चलेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन के आई है, अभी मैट्रिक्स जो बन के आई है वो बन के आई है, दैट इज 1 0 माइनस 1 2 0 1 1 2 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। ठीक है, मैं बच्चे रो रिड्यूस वाली लिख रहा हूँ, कारण ये कि मैं पीछे से वही चीज़ करते आ रहा हूँ, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कि अप टू सम एक्सटेंट आपको ना अच्छा लगे आप रो एशेलन फॉर्म ले सकते हो, नो इश्यूज़। पहली बात करते हैं कि नो सोल्यूशन कब होगा, ध्यान से समझना बच्चे। ठीक है, नो सोल्यूशन कब होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन तब होता है जब रैंक ए इक्वल ना हो रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। अब अच्छा ध्यान देना, इस मैट्रिक्स की तरफ देखो, ये मैट्रिक्स ए, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। सारी की सारी गेम इस पे और इस पे आपके डिपेंडेंट है, जो भी अब आगे सॉल्यूशंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो दो रोज आपकी कांस्टेंट है, सॉरी नॉन जीरो है, दो रोज नॉन जीरो है, वो कभी आपके पास चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने वैसे ही रहना आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जीरो भी हो जाए बट डजेंट मैटर, ए वन इनको नॉन जीरो बनाए रखेगा, यहाँ वन है ये नॉन जीरो बनाए रखेगा, ठीक है। तो अब सारा गेम है इन दोनों वैल्यूज़ पे भी ये क्या आती हैं, ठीक है। तो नो सोल्यूशन आपके पास कि आपके पास रैंक ए कब इक्वल ना हो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, ठीक है। कब हो सकता है ऐसा केस? तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर बच्चे देखो लैम्डा माइनस थ्री आपके पास जो है, ठीक है, लैम्डा माइनस थ्री की वैल्यू जो है आपके पास इक्वल्स टू, अगर मान लो, चलो मैं उल्टा लेता हूँ, नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाती है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाती है, तो ये रो तो फिर नॉन जीरो हो गई पूरी की पूरी, मतलब लैम्डा माइनस थ्री कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गई, 2 3 4 कुछ भी, तो ये तो पूरी रो आपकी नॉन जीरो हो गई ना। ए के लिए भी नॉन जीरो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के लिए भी नॉन जीरो, तो फिर तो रैंक सेम हो गया दोनों का 3 3, वो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो मतलब लैम्डा माइनस थ्री को तो ज़ीरो होना पड़ेगा, सो लैम्डा माइनस थ्री को तो ज़ीरो होना पड़ेगा। क्यों भाई? आपके पास अदरवाइज ये ज़ीरो नहीं हुआ तो मैट्रिक्स ए का रैंक और ऑगमेंटेड का दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये रो नॉन ज़ीरो बन जाएगी, तो फिर दोनों का रैंक सेम हो जाएगा। तो लैम्डा माइनस थ्री मस्ट भी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब लैम्डा तो थ्री के इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ कि भाई ये चीज़ हो गई, लैम्डा माइनस थ्री सम कॉन्स्टेंट के इज़ नॉन ज़ीरो कुछ ऐसा आ गया, और म्यू माइनस 10 ये को पड़ा है। तो अब ज़रा देखो रैंक ये क्या बना। वैसे देखो पेपर में जब करते हो ना इतना नहीं करना होता, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, वहाँ तो सीधे आपके पास माइंड में ये दिखेगा और आप सीधे लिखोगे, ठीक है। रैंक ए कितना बना आपके पास, लैम्डा इज सॉरी लैम्डा इक्वल टू थ्री, ये आपके पास ज़ीरो बन गया, सॉरी दिस इज़ बिकम ज़ीरो, सॉरी ये ज़ीरो बन गया, ठीक है। अब ज़ीरो बन गया, अब रैंक ए, सिर्फ इतनी मैट्रिक्स देखनी है, इसका रैंक कितना बना, दो नॉन ज़ीरो रोज, दो, ठीक है, दो नॉन ज़ीरो रोज आपके पास ये। लेकिन अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अगर रैंक मुझे दो से अलग चाहिए, ठीक है, वो कब होगा, अगर ये चीज़ जो है मेरी नॉन ज़ीरो आए, क्योंकि लैम्डा माइनस थ्री ज़ीरो हो गया तो वो तो ठीक है, आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो रैंक आपके पास जो है वो आपका मैट्रिक्स ए का 2 हो गया। तो ये जब मुझे उसके लिए कि रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, तो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मेरे पास 3 होगा इफ़ म्यू माइनस 10 इज़ नॉन ज़ीरो, म्यू नॉट इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ अगर हो तो मेरे पास ये रैंक आएगा, ठीक है। तो आप फिर क्या लिखते हो कि लैम्डा माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो एंड म्यू माइनस 10 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन रैंक ए इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी दैट इज़ इक्वल्स टू 3। सो नो सोल्यूशन आपको मिलेगा, सो नो सोल्यूशन इफ लैम्डा 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। बच्चे जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर इतना कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधे यहीं देख के आपको पता चल जाता है कि भाई लैम्डा ये 3 हो गया, ठीक है, लैम्डा 3 हो गया तो मैट्रिक्स का रैंक ए का 2 बन जाएगा और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसका 3 रहेगा, तो ये आपके पास उस केस में नो सोल्यूशन आ गया, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं यूनिक सोल्यूशन का। अभी डिस्कस करके आए हैं क्या चाहिए उसके लिए, रैंक ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, पहली बात ये चाहिए। और आपके पास इसमें ये किसके इक्वल होने चाहिए, एन के इक्वल, याद है ना बच्चे, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल होना ही चाहिए, एंड रैंक ए की वैल्यू एन के इक्वल, याद रखना बच्चे, वो ये गड़बड़ हो जाती है कई बार इसमें, ये तो इक्वल चाहिए प्लस साथ में ये एन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आर ए लेस देन एन हो गया फिर तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन का केस बन जाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन, ये तो इन्फाइनाइट का केस है, ठीक है, तो ये अभी नहीं चाहिए हमें तो अभी यूनिक सोल्यूशन चाहिए आर इक्वल टू एन वाला, और प्रोवाइडेड
आर ए पहले इसके इक्वल हो। तो बच्चे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, कि इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, तो आपके पास सिचुएशन क्या बनी, वो ये पेपर में तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर स्टिल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। नॉट इक्वल टू 3 मतलब ये नॉन ज़ीरो आ गया, ये कुछ नॉन ज़ीरो आ गया, ठीक है, के नॉन ज़ीरो आ गया कुछ, तो ये पूरी रो नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। म्यू जो मर्जी ले लो, म्यू को 10 ले लो, ये अगर ज़ीरो भी हो जाए, अगर ये ज़ीरो भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रो तो नॉन ज़ीरो रहेगी, रैंक पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसके रैंक पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पे। तो जब के नॉन ज़ीरो है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है, रैंक तो मैट्रिक्स ए का 3 होना ही है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आपके पास 3 ही होगा, 3 ही होगा आपके पास। म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, कोई मर्जी वैल्यू दे दो, इसे ज़ीरो कर दो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रो नॉन ज़ीरो इसके कारण हो रही है, इसके नॉन ज़ीरो के कारण हो रही है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं रैंक ए 3 इज इक्वल्स टू n, इफ सो लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, सो यूनिक सोल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू, दिस इज, ठीक है बच्चे। तो अब ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन का केस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट केस है इनफाइनाइट सोल्यूशन का, इनफाइनाइट सोल्यूशन का, तो उसको मैं बच्चे इसी में करता हूँ, ठीक है, इसी में करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ी चीज़ें याद रहें। ओके, ए बी मैट्रिक्स आपके पास जो बनी थी, दैट वाज योर 1 0 -1 2 0 1 1 2 0 0 लैम्डा -3 म्यू -10, ठीक है। तीसरा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। अब भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या चाहिए आपको, पहले तो भाई सॉल्यूशन चाहिए, कि वो तब मिलेगा जब ये इक्वल हो, ठीक है, एंड सेकंड थिंग रैंक ए शुड बी लेस देन एन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना। यूनिक सोल्यूशन में ये इक्वल्स टू एन था, इनफाइनाइट सोल्यूशन में लेस देन एन, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये सेम चाहिए, ये सेम तो पिछली बार भी थे, पिछली बार क्या किया था आपने, लैम्डा इज इक्वल्स -3 नॉट इक्वल्स टू 0 किया था, ठीक है। म्यू एनी वैल्यू, म्यू एनी वैल्यू, ये किया था आपने यूनिक सोल्यूशन के केस में, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन के केस में जब ऐसा किया था तो ये चीज़ आ गई थी, लेकिन ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही थी, वहाँ पे रैंक ए जो 3 आया था वो n के इक्वल था, पर अब हमें लेस चाहिए, लेस चाहिए मतलब ये एलिमेंट हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। लैम्डा -3 जो है हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। पर बात वही है कि क्या लैम्डा -3 को इक्वल्स टू 0 करने पे क्या, ठीक है, चलो मान लिया, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके सामने कि जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास ये सिचुएशन बनी, ठीक है, 2 2, अभी मैं ऑगमेंटेड पूरी नहीं लिखता, तो जब ऐसा किया तो रैंक मैट्रिक्स ए का तो 2 बन गया, 2 बन गया, ठीक है, 2 बन गया, लेकिन मुझे साथ में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 चाहिए, तो वो कब होगा, जब मेरे पास म्यू -10 भी 0 हो, ठीक है ना भाई, वो रैंक ए लेस देन एन चाहिए था, तो उसके लिए मुझे लैम्डा -3 को 0 करना पड़ा, लैम्डा -3 को 0 करना पड़ा, ठीक है, 0 कर दिया। अब साथ में रैंक ए ऑगमेंटेड का भी सेम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे म्यू को 10 करना पड़ेगा, मतलब ये भी 0, तो अब आप देख सकते हैं रैंक आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी आपका 2 है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी 2 है, बट रैंक ए is equals to 2 is less than n equals to 3, ठीक है। so infinite solution when lambda 3 mu 10, so with this ये बच्चे अब आपके पास वेरियस इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं, वेरियस इसके आपके पास रिजल्ट्स केसेस बनते हैं, कैसे लैम्डा और म्यू आपके इसको कंट्रोल कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, कि कैसे लैम्डा और म्यू के कारण आपके पास रैंक की आपके पास सारी गेम जो चलती है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी,
लेस देन एन इक्वल्स टू एन, उससे हमारे पास नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिट सोल्यूशन बनते हैं. ओके बच्चे, विद दिस आई एम क्लोजिंग योर दिस लेक्चर. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ योर मैट्रिसेस प्लस कुछ और कंसेप्ट्स हैं इसी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे. ओके, थैंक्स अ लॉट.